दोस्तों नमस्कार। कॉन्सेप्ट स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग झारखंड का भूगोल पढ़ रहे थे और उसमें हमने लेक्चर 1 को कल देखा था, यानी जो ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, जो परिचय वाला पार्ट था, उसको हमने कल देखा था। और काफ़ी कम लोगों ने उस वीडियो को देखा है, तो थोड़ा सा उम्मीद रहता है कि ज़्यादा लोग देखें, लेकिन चलिए फिर भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर 2 को डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है झारखंड की भूगर्भीय या भूगार्भिक संरचना, आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। और ये टॉपिक थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और यहाँ पे मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और कई लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्निकल ज़्यादा हो जाता है टॉपिक, इसी वजह से गलतियाँ भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद भी रहे, और मैप वगैरह का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट वगैरह करके बताया कीजिए कि वीडियो जो है वो कैसे लग रहे हैं, ताकि इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, झारखंड की भूगर्भीय अगर संरचना में बात किया जाए तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे झारखंड के मैप को, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 5 प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो देखने को मिलती है, या 5 प्रकार की जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों का क्रम जो है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। पहला इनमें आता है कि अर्कियन कालीन। देखिए, यहाँ पे अर्कियन का मतलब होता है पुराना, यानी सबसे पुराने चट्टान यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी अर्कियन कालीन चट्टानें हैं। इसके अलावा यहाँ पर विंध्य देखने को मिलता है। इसके अलावा गोंडवाना क्रम की चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती है। राजमहल ट्रैप आपको दिखाई देता है। इसके अलावा नवीनतम जलोढ़, यानी जो एलुवियल सॉइल्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। जलोढ़ जो नवीनतम जलोढ़ वाला पार्ट है वो भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से यहाँ पर 5 चट्टानें आप कह सकते हैं या भूगार्भिक संरचना यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन एक यहाँ पर जो संरचना है उसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, उसका क्रम का भी प्रभाव है, और उसका नाम है सेनोजोइक, ठीक है। सेनोजोइक का प्रभाव भी यहाँ पर है। तो सेनोजोइक क्रम में हुआ क्या था, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग सेनोजोइक यहाँ पर क्रम की बात करें कि इस क्रम में आखिर हुआ क्या था, तो देखिए, सेनोजोइक क्रम ये ऐसा काल है जिस समय में हिमालय का उत्थान होता है, ठीक है। हिमालय का जो उत्थान है, हिमालय का जो बनने की जो प्रक्रिया है, इसी समय में शुरू हो जाती है। तो हिमालय का उत्थान का समय ये था। और चूंकि आप अगर इंडिया के मैप को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हिमालय के कुछ ही नीचे यहाँ पर आपको झारखंड का लोकेशन दिखाई देगा। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि हिमालय का जब उत्थान हुआ उसका प्रभाव झारखंड के क्षेत्र पर भी पड़ा था, इसीलिए यहाँ पर सेनोजोइक क्रम का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे तो ये 5 प्रमुख हैं, लेकिन एक ये छठा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी लेते हुए चलेंगे कि कहाँ इसका प्रभाव दिखा है और किस प्रकार से इसका प्रभाव रहा है, और हिमालय का जो उत्थान है इसकी प्रक्रिया कैसी रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो 5 यहाँ पर, छठा यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अर्कियन कालीन जो चट्टानें हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि ये मैप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इस कलर से बताया गया है कि ये अर्कियन कालीन चट्टानें हैं, यानी ये जो पूरा रीजन आपको दिखाई दे रहा है, उस सारा का सारा रीजन कैसा है, तो ये अर्कियन कालीन चट्टानों का रीजन है। ये झारखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 90% जो एरिया है वो अर्कियन यानी ग्रेनाइट, नीस और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का है, और बाकी का जो 10% बचा वही आपका जो नीचे वाले ये चारों हैं उनका जो क्षेत्रफल है वो इन्हीं 10% में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, यानी झारखंड का जो आधार विकसित हुआ है, भूगार्भिक आधार जो है वो मेनली टिका हुआ है अर्कियन कालीन चट्टानों पर, ठीक है। 90% एरिया में ये अभी फैले हुए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा विंध्यन की यहाँ पर जानकारी ले, तो आप देख सकते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं ब्लैक कलर से, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, इस रीजन में यूपी है, ठीक है, यहाँ पर बिहार है, ठीक है, और ये झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। तो बिहार में इस क्षेत्र में पड़ता है रोहतास, ठीक है, रोहतास। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, इसका फैलाव जो है रोहतास तक भी है, यूपी के क्षेत्रों में भी है, और ये गढ़वा, यानी ये एमपी से चलती हैं, एमपी से इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये आकर बिहार के रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में आके समाप्त होती हैं। तो उसमें झारखंड का गढ़वा रीजन जो है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो आपके लोकेशन से बनता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लोकेशंस को देख रहे हैं, बाकी इनके डिटेल्स को भी जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग चलें अगर गोंडवाना की तरफ, तो ये देखिए, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर
ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है यानी गोला गोला सा, ये आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों का एक सीरीज़ है। और होता यूँ है कि आप जानते हैं कि दामोदर नदी जो है ये जिस तरह से बहती है, ये एक गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही बहती है, आप कह सकते हैं। यानी दामोदर नदी घाटी में ही गोंडवाना क्रम की चट्टानों का फैलाव है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि जिधर जिधर दामोदर नदी का फैलाव है, इसका विस्तार है, उसी क्षेत्र में ज़्यादातर आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानें दिखाई देती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग राजमहल ट्रैप की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो क्रॉस वाला है ये राजमहल ट्रैप है। ठीक है, राजमहल ट्रैप। तो राजमहल ट्रैप वाला क्षेत्र जो है, ये जानते हैं कि ये पूरा क्षेत्र ही राजमहल की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसमें साहिबगंज आ जाता है, पाकुड़ आ जाता है, इसके अलावा गोड्डा आ जाता है। तो ये सारे जो ज़िले हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और राजमहल ट्रैप यानी राजमहल पहाड़ी वाला क्षेत्र ये है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा नवीन जलोढ़ का क्षेत्र जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता होगा कि गंगा नदी जो है वो यहाँ से यानी साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से टच करते हुए पास करती है। तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ है, यानी नवीनतम जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर दिखाई देती है। उसी तरह से जब आप इस क्षेत्र में देखेंगे पश्चिम क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपको सोन नदी यहाँ से क्रॉस करती हुई दिखाई देगी। तो सोन नदी का ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर भी आपको जलोढ़ मिट्टी दिखाई देती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कई नदियाँ हैं जिनमें आपको स्वर्ण रेखा प्रमुख रूप से मिल जाती है, और इसका क्षेत्र भी कहीं ना कहीं नवीनतम जलोढ़ जो चट्टानें हैं उसका निर्माण करती है। तो इस तरह से आप लोकेशन समझ गए होंगे कि किस लोकेशन में कौन कौन सी चट्टानें या फिर कौन कौन सी भूगर्भिक संरचनाएं झारखंड के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका लोकेशन से बनता है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहला यानी अर्कियन कालीन चट्टानों की। ठीक है, तो अर्कियन कालीन अगर चट्टानों में आप देखेंगे तो हमने बात किया कि जो लगभग 90% एरिया है वो अर्कियन कालीन चट्टानों का है। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रो में समझ लेते हैं कि इन चट्टानों का निर्माण होता कैसे। तो देखिए, ये मान लीजिए कि कोई ज्वालामुखी है। ठीक है, ज्वालामुखी के अंदर से इस तरह से एक पदार्थ बाहर निकलता है, आप जानते हैं उसको, इसको लावा या मैग्मा आप कह सकते हैं। और इसका फैलाव इस धरती पे इस तरह से पड़ता है, और ये जब धरती पे फैलाव होता है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। और जब ये ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद ये एक परत का निर्माण करता है और यहीं से एक चट्टान बनती है। इसी को इस चट्टान को कहा जाता है अग्नेय चट्टान या फिर प्राथमिक चट्टानें। ठीक है, अग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो इसको कहा जाता है। अब क्या होता है कि इन्हीं चट्टानों का परस्पर आप देखेंगे कि वर्षा पानी या हवा से अपर्दन होता है। ठीक है, वर्षा पानी या हवा से अपर्दन होता है, और अपर्दित होने के बाद यहाँ से एक दूसरी चट्टानों का निर्माण होता है, उनमें अवसादी चट्टानें आती हैं। उसी प्रकार से मिट्टियों का निर्माण होता है, फिर कयांतरित चट्टानें आती है, तो उन पर भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे। तो यहाँ पे जो प्राथमिक चट्टानें हैं उनको कहा जाता है अग्नेय चट्टानें, और ये जो अर्कियन कालीन चट्टानें हैं वो कहीं ना कहीं ये अग्नेय चट्टानों का ही एक प्रकार है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अग्नेय चट्टानें अगर अर्कियन कालीन चट्टानों का आधार हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपके पास पढ़ने के लिए कुछ हो। तो अर्कियन चट्टानों की हम लोग बात करते हैं या अर्कियन कालीन चट्टानों की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से अग्नेय से इसका निर्माण हुआ, पहला बात। अब दूसरा बात कि जब अग्नेय चट्टानों से इसका निर्माण होता है, और अग्नेय चट्टान आपको पता है कि ये काफ़ी गर्म जो लावा है या मैग्मा है उसके ठंडा होने के धीरे धीरे ठंडा होने की प्रक्रिया के बाद बनता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें जीवाश्म की मात्रा न के बराबर मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इसमें जीवाश्म नहीं होता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे आगे चल के एग्जाम्स में पूछा जाएगा या पूछा भी गया है। ठीक है, अब ये तो हो गया कि चलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाया जा रहा है। इसके अलावा हमने देखा कि 90% जो झारखंड का एरिया है वहाँ पर अर्कियन कालीन चट्टानें फैली हुई हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पर खनिजों का काफ़ी ज़्यादा भंडार पाया जाता है। ठीक है, खनिज भंडार। इसी वजह से आप देखेंगे कि भारत का 40% जो खनिज का भंडारण है वो झारखंड में है, क्योंकि अर्कियन कालीन जो चट्टानें होती हैं इनमें खनिजों का काफ़ी ज़्यादा भरपूर मात्रा में जो भंडारण है वो पाया जाता है, इसी वजह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यही अग्नि चट्टानें कालांतर में यानी धीरे धीरे मैंने आपको बताया कि वर्षा पानी और हवा के प्रभाव में आकर ये क्या होती हैं कि अवसादी या फिर रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अर्कियन कालीन चट्टानों का ही परिवर्तित या रूपांतरित रूप है। तो यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा जब हम लोग आगे बात करते हैं तो अर्कियन क्रम में आपको मैंने बताया कि यहाँ पे 2 प्रकार आपको जनरली देखने को मिलता है, 2 प्रकार। ठीक है,
तो पहला प्रकार हमारे पास कौन है? तो पहला प्रकार हमारा अर्कियन क्रम कह सकते हैं, या फिर इसको आग्नेय भी आप कह सकते हैं, अर्कियन या आग्नेय, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास दिखाई देता है वो दिखाई देता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है, धारवाड़। तो ये कहीं ना कहीं इसी का हिस्सा है, ठीक है। और ये दोनों ही चट्टानें कैसी हैं? तो काफ़ी पुरानी चट्टानें हैं, ठीक है। अर्कियन के जस्ट बाद धारवाड़ का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो अर्कियन सबसे पहले आएगा, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो याद रखिएगा कि दोनों ही सबसे पुरानी चट्टानों में शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कुछ खासियत है। जैसे आप देखेंगे कि इन चट्टानों का जो निर्माण होता है वो अर्कियन के ही कटाव या अपर्दन के फलस्वरूप होता है। और इसका नामकरण कैसे पड़ा? तो आप देखेंगे कि भारत में कर्नाटक जो राज्य है, कर्नाटक राज्य में एक ज़िला है जिसका नाम है धारवाड़, ठीक है। एक ज़िला है जिसका नाम है धारवाड़, और वहाँ पे एक जनजाति भी पाई जाती है, या जाति भी पाई जाती है, आप कह सकते हैं उसी नाम से। तो वहाँ पे एक ज़िला है धारवाड़, उसी के नाम पर इन धारवाड़ चट्टानों का नाम पड़ा, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैंने बताया, चूँकि ये अर्कियन चट्टानों का ही थोड़ा सा रूपांतरित रूप है, यानी ये भी पुरानी चट्टानें हैं, तो ये क्या होती हैं? जीवाश्म रहित होती हैं, यानी जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा झारखंड में इसका जो मूलतः विस्तार है वो है कोल्हान क्षेत्र में, ठीक है, कोल्हान क्षेत्र में। इसी वजह से इसको कोल्हान क्रम की चट्टानें भी कह दी जाती हैं, ठीक है, कोल्हान क्रम की चट्टानें भी कह सकते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया कि चूँकि खनिजों का भंडार पाया जाता है, इस वजह से आप कोल्हान क्षेत्र में देखेंगे कि लौह अयस्क काफ़ी भारी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो लौह अयस्क की श्रृंखला इसमें आपको देखने को मिलती है कोल्हान क्षेत्र में। और इसका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा इन्हीं क्षेत्रों में, यानी यहाँ पे अगर थोड़ा कहाँ गया मैप, हाँ यहाँ पे देखें तो देखिए ये जो रीजन है ये कोल्हान क्षेत्र वाला रीजन है, और यहीं पे आपको मिलेंगी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और जहाँ पे आपको भारी मात्रा में लौह अयस्क का उत्पादन होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा लोहा, तांबा, निकेल, बॉक्साइट, जितने भी अयस्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे निकलते हुए दिखाई देंगे। तो अर्कियन में इतना ही है। इसके अलावा धारवाड़ में इतना ही है। इसके अलावा अर्कियन में हम लोग बात करें तो बस वही नॉर्मल बात है कि इसमें जीवाश्म आपको नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा ये जो होंगी ग्रेनाइट प्रकार की होंगी, ठीक है, इसमें ग्रेनाइट, नीस, ठीक है, ये सब यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और नीस ही बाद में रूपांतरित होकर शिष्ट बन जाता है, तो इसमें इतना ही है। और ये वही है, गर्म या तरल जो लावा जमता है उसके बाद सबसे पहले जिसका निर्माण होता है वो अर्कियन का होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेकंड में धारवाड़ का होता है, और यहाँ पे हमने इसको समाप्त कर लिया। अब हम लोग आगे चलेंगे विंध्यन क्रम की ओर, थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर विंध्यन क्रम की मैंने आपको जो यहाँ पर डायरेक्शन बताई है, जो क्षेत्र बताया है, उसी से लेकर चलते हैं। तो देखिए, विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है ये झारखंड के आपसे पूछा जाएगा किस भाग में है, तो आप देख सकते हैं ये पश्चिमी भाग में है, या इसको आप उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भी कह सकते हैं। हालांकि पश्चिमी जो भाग है वो ज़्यादा सुटेबल वर्ड है। इसके अलावा ये किस ज़िले में है, तो ज़िला पहले ही मैंने आपको बता दिया है, गढ़वा ज़िले में है। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि ये सोन नदी जो घाटी क्षेत्र है यहाँ पर उपलब्ध है, वो यहाँ पर पाया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रोहतास है, तो कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा कि रोहतास के पठार के दक्षिण में ये पाया जाता है, ठीक है, साउथ में, किसके, रोहतास के पठार के, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना। रोहतास के पठार के ये साउथ में है, यानी दक्षिण में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अवसादों के ये जमाव से बनी हुई है चट्टानें, ठीक है, यानी विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं ये एक प्रकार की अवसादी चट्टानों में आती हैं, ठीक है, अवसाद से बनी हुई हैं। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि ये कैसी होंगी, परतदार होंगी, ठीक है, परतदार होंगी, और इनका यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि कोई बिल्डिंग निर्माण सामग्री में कोई घर वर बनाना हो, वहाँ से सीमेंट वगैरह की प्राप्ति होती है, तो बिल्डिंग निर्माण में इनका यूज ज़्यादातर होता है। और आप देखेंगे कि पलामू में एक सीमेंट का कारखाना भी है, सीमेंट कारखाना, ठीक है, आपको पता भी होगा, गढ़वा और पलामू इसी क्षेत्र में है। तो सीमेंट का कारखाना यहाँ पर इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब उस सीमेंट कारखाने का नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में इतना ही है। इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि ये किस क्षेत्र में है और इसकी क्या खासियत है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि अगर ये परतदार चट्टानें हैं तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जीवाश्म भी मिलेगा, ठीक है। जीवाश्म कहाँ नहीं मिलेगा, तो सिर्फ अर्कियन और धारवाड़ में नहीं मिलेगा, बाकी
सब जगह पे आपको जीवाश्म देखने को मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा गोंडवाना की बात करते हैं। तो देखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टानें सबसे पहले आपको मैंने बता दिया है कि ये ज़्यादातर कहाँ दिखेगी, तो ये दामोदर घाटी क्षेत्र में दिखेगी। ठीक है, दामोदर घाटी का जो रीजन है वहाँ पे आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो गोंडवाना लैंड जो सबसे ज़्यादा फेमस है, गोंडवाना घाटी, वो फेमस है कोयला के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी दामोदर घाटी वाले क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा आपको मात्रा में कोयला दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे बात करें तो आपको धनबाद में आप जानते हैं झरिया वाला क्षेत्र, काफ़ी ज़्यादा कोयले का उत्पादन वहाँ पर होता है। क्यों? क्योंकि वो गोंडवाना जो क्रम की चट्टानें हैं वहाँ पर पाई जाती है, इसी वजह से कोयला सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा जस्ट आप आगे बढ़ेंगे, जब दामोदर नदी बंगाल के क्षेत्र में एंटर करती है तो आपको दुर्गापुर के रीजन में भी कोयले का काफ़ी बड़ा भंडार दिखाई देता है। तो आपको इससे समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें होंगी। ठीक है, और ये भी क्लियर हो जाता है कि दामोदर घाटी के ही आसपास पाया जा रहा है, यानी दामोदर घाटी क्षेत्र में ही गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यानी अब कोयला का विस्तार है यहाँ पर। आप जानते हैं कि झारखंड जो है वो कोयला के उत्पादन में या भंडारण में शीर्ष राज्यों में शामिल है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो कुकिंग कोल है, ठीक है, कुकिंग कोल, तो कुकिंग कोल का सबसे जब बड़ा जो उत्पादन है वो, या एकमात्र जो उत्पादक राज्य है वो कौन है, तो वो झारखंड है। ठीक है, कुकिंग कोल जो है एकमात्र झारखंड में ही होता है। यानी बाकी जो कोल्स आपको दिखाई देते हैं, जो बाकी जो कोयला दिखाई देता है वो कुकिंग के लिए यूज नहीं होता है, कुकिंग नहीं होता है। बाकी उनका यूज थोड़ा सा, मतलब वो ज़्यादा प्रदूषित होते हैं, इस वजह से उनका यूज नहीं होता है। लेकिन कोकिंग कोल मेनली आपको झारखंड में दिखाई देगा, इसीलिए झारखंड को एकमात्र उत्पादक बताया गया है कोकिंग कोल का। और ये जैसे अगर ज़िलों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि गिरिडीह के क्षेत्र में इनका विस्तार आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हजारीबाग के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, मतलब दामोदर घाटी क्षेत्र जहाँ तक फैला हुआ है उन क्षेत्रों में आपको दिखाई देगा, धनबाद वगैरह क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उत्तरी कोयल जो यहाँ से नदी निकलती है, इस तरह से ये आगे बढ़ती है उत्तरी कोयल नदी, तो कहीं ना कहीं उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र में भी गोंडवाना क्रम की चट्टानों का थोड़ा मोड़ा विस्तार आपको दिखाई देता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा राजमहल ट्रैप की बात करते हैं। तो देखिए, राजमहल ट्रैप का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बना हुआ है कि ये किस काल में बना है। तो याद रखिएगा, राजमहल ट्रैप जो है ये जुरासिक काल में बना हुआ है। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ यहाँ पे। ये बना है कब, तो ये बना है जुरासिक काल में। कब बना है, तो जुरासिक काल में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया। तो पहला बात तो ये। दूसरा बात कि ये बना कैसे है। तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ जो जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था तो यहाँ पर दरारों में जो लावा का प्रवाह था या लावा का जो जमाव था, उसी के बाद इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और फिर बाद में इन चट्टानों का अपक्षयन हुआ, अपर्दन हुआ, और उसके बाद यहाँ पर लेटराइट और बॉक्साइट का निर्माण होता है। लेटराइट और बॉक्साइट कुछ मात्रा में राजमहल ट्रैप में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसका लोकेशन पूछा जाता है, तो लोकेशन आप देख के समझ गए होंगे कि ये झारखंड के नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये आप मैप से ही समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इसका जो ज़िला है वो कौन कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे साहेबगंज ज़िला पाया जाता है। तो साहेबगंज ज़िला तो हो ही जाएगा। अगर ऊपर मैप में हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करें तो देखिए, साहेबगंज ज़िला तो होगा ही होगा। इसके अलावा गोड्डा भी होगा, और पाकुड़ का क्षेत्र है, और दुमका का जो ये ऊपरी वाला हिस्सा है ये भी थोड़ा मोड़ा मात्रा में आपको दिखाई देगा राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी ऊंचाई कभी कभी पूछ ली जाती है, तो लगभग 900 मीटर से ऊपर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 900 मीटर से ऊपर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है, और करीब 1100 मीटर तक जाती है। हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नवीन जलोढ़ संरचना की, तो देखिए, नवीनतम जलोढ़ यानी आप समझ गए होंगे कि जो जलोढ़ जो भी चट्टानें बनेंगी वो कहीं ना कहीं इस पे किसका असर होगा, तो इस पे नदियों का असर होगा। यानी नदियों के प्रवाह या नदियों के प्रवाह क्षेत्र में ही इन जो चट्टानें हैं इनका निर्माण होगा। तो नवीनतम जलोढ़ निक्षेप जो हैं उन्हीं क्षेत्र में बनेंगे जहाँ पर नदियाँ जो है वो सतत वाहिनी नदियाँ हैं जो सालों भर प्रवाहित होती हैं, वो बनती हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि यहाँ पे गंगा नदी का प्रवाह है। तो जब गंगा नदी इस क्षेत्र में बहेगी तो गंगा नदी के दोनों ही किनारों पर आपको दिखाई देगा जलोढ़ निक्षेप। तो इस प्रकार से झारखंड का जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर सबसे बड़ा जलोढ़ निक्षेप जो है वो दिखाई देता है। उसी प्रकार से यहाँ पर सोन नदी बह रही है, हमने आपको बताया। तो सोन नदी बह रही है तो यहाँ पे भी कुछ मात्रा में आपको जलोढ़ निक्षेप दिखाई देता है। और यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी बह रही है इस क्षेत्र में, तो इस वजह से यहाँ पर आपको नवीनतम जलोढ़ जो निक्षेप है वो दिखाई दे रहा है।
ठीक है, तो क्षेत्र आप समझ गए होंगे कि किन क्षेत्रों में ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जनरली जो इस एरिया में आप देखेंगे कि जो जलोढ़ निक्षेप है, यहाँ पर जब इनका जमाव होता है तो इन क्षेत्रों में मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ होती है। ठीक है, यानी बाकी जो हमने देखा ऊपर के 4, यहाँ पर मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं दिखाई देगी, कृषि के लिए उतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद नहीं होगी। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र हो जाता है और ये कहीं ना कहीं कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। तो कृषि के लिए सबसे बढ़िया जो आपको दिखाई देगा भूगर्भिक संरचना, उसमें नवीनतम जलोढ़ का जो संरचना है ये आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और कुछ बात करें तो देखिए सेनोजोइक क्रम की हमने बात की थी। सेनोजोइक क्रम में हमने देखा कि हिमालय का उत्थान हुआ था। ठीक है, हिमालय जो है इसी क्रम में बना हुआ है। तो देखिए हिमालय का जो उत्थान हुआ, अब इसका प्रभाव हमने बताया कि झारखंड पर भी पड़ा। ठीक है, तो झारखंड पर जो पड़ा तो क्या हुआ इस समय में, तो ऐसा माना जाता है कि जब हिमालय का उत्थान हो रहा था, यानी कहने का मतलब कि जब इस तरह से आप मैप इंडिया का देखेंगे, थोड़ा सा गंदा मैप बनेगा, मैनेज कीजिएगा, तो इस तरह से, तो यहाँ पे झारखंड का लोकेशन है। ठीक है, यहाँ पे झारखंड है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि पहले टेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, टेथिस सागर। ठीक है, टेथिस सागर, और ये जो है ये ऊपर वाला जो प्लेट है और ये जो नीचे वाला प्लेट है, यानी यहाँ पर ये जो प्लेट है वो इंडियन प्लेट है और ऊपर में ये है आपका इंडो यूरेशियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट आप कह सकते हैं। तो इन दोनों का जो टक्कर हुआ जब, तो ऐसा कहा जाता है कि ये टेथिस सागर जो है या इसके अंदर जो नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टियों को भरा गया था, उन मिट्टियों से क्या होता है धीरे धीरे हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, हिमालय का, और ऐसा कहा जाता है कि अभी भी ये जो दोनों प्लेटें हैं यानी इंडियन और यूरेशियन प्लेटें, ये अभी भी टकरा रही हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि जब भी हिमालय का कुछ साल बाद आप देखेंगे कि इसका जो ऊंचाई है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अभी 8,850 है। ठीक है, 8,850, पहले 48 हुआ करता था, आपने देखा भी होगा। तो इतना मीटर अभी है और ये कुछ समय बाद बढ़ जाता है। बढ़ने का कारण यही है कि ये दोनों जो प्लेटें हैं वो लगातार टकरा रही हैं। तो यहाँ पे हुआ यूँ कि जब ये हिमालय बना यहाँ पे ऐसे इस तरह करके, तो इसका प्रभाव झारखंड के क्षेत्र में भी पड़ा। तो झारखंड के क्षेत्र में किन क्षेत्रों पर पड़ा ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये पाट क्षेत्र पर पड़ा। ठीक है, इसका प्रभाव कहाँ पड़ा, पाट क्षेत्र पर पड़ा। अब पाट क्षेत्र के बारे में जो हम लोग देखेंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो पाट क्षेत्र जनरली जो है ये कहाँ फैला हुआ है, तो ये रांची और हजारीबाग का जो बेल्ट है उसी को पाट क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा कहा गया कि पाट क्षेत्र पर इसका जो है प्रभाव दिखाई दिया, यानी सेनोजोइक क्रम का भी प्रभाव या इस क्रम की चट्टानें जो हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। उसी तरह से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि इसके अलावा छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में हलचल होती है और रांची और हजारीबाग का जो पठार है वही यानी पाट क्षेत्र है, ये कहा गया कि कुछ मीटर ऊपर उठ गया, यानी लगभग 2000 मीटर बताया गया कि ये ऊपर उठ गया था। ठीक है, इसी के प्रभाव के स्वरूप। ठीक है, ये ऊपर उठ गया था। तो इसके अलावा और कुछ खास नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि बाद में धीरे धीरे अपर्दन व जो भी अपर्दन की घटनाएं हुई उससे इसका हाइट धीरे धीरे कम होता गया और पाट क्षेत्र की वर्तमान में हाइट 900 मीटर के आसपास रह गई है। तो ये अपर्दन का ही परिणाम है, ऐसा कहा गया। लेकिन उस समय में यानी सेनोजोइक क्रम में जब हिमालय का उत्थान हो रहा था तो ऐसा माना जाता है कि 2000 मीटर तक ये ऊपर उठ चुका था। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें तो पाट क्षेत्र की हमने देख ली 900 मीटर से लगभग 1100 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। वहीं आप बात करेंगे रांची पठार की, तो रांची का जो पठार है इसका हाइट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि इसका जो हाइट है वो 600 मीटर के आसपास है। ठीक है, 600 मीटर के आसपास है। और जो निम्न छोटा नागपुर पठार है यानी जो निचला भाग है उसका यहाँ पर 300 मीटर के आसपास ऊंचाई है। तो इस प्रकार से जो झारखंड की भूगर्भिक संरचना है उसको हमने देख लिया है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने आपको नहीं बताया, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं पर हमने बात की है। और उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ भी आई होंगी और आपको एक कनेक्शन बना भी होगा, आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है और क्या क्या इन चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि बिल्डिंग निर्माण में ये चीज़ें यूज हो जाती हैं। ठीक है, यानी विंध्यन क्रम की चट्टानों में, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो मिलता है वो मिलता है बलुआ पत्थर। ठीक है, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। चूना पत्थर, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा कि बलुआ पत्थर और चूना पत्थर किस प्रकार की भूगर्भिक संरचना ये चट्टानों में पाई जाती है। तो वो विंध्यन क्रम की चट्टानों में
पाई जाती है। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और राजमहल में अगर थोड़ा सा बात कर लें तो यहाँ पे भी देख ही लेते हैं। चलिए, लैटेराइट और बॉक्साइट मैंने बोला था लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं, तो लैटेराइट और बॉक्साइट आपको याद रख लेना है कि इस क्षेत्र में मिलता है। और नवीन जलोढ़ जो क्षेत्र में मिलता है इसकी बात कर ही ली। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो पाई जाती हैं, भूगर्भिक निर्माण होते हैं। यहाँ पर ग्रेनाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी इस क्षेत्र में आपको ग्रेनाइट दिखाई देगा, ग्रेनाइट, ठीक है। और इस ग्रेनाइट का जो उच्च भाग यानी थोड़ा सा उठा हुआ भाग यहाँ पर जो दिखाई देता है उसको मोनेड नॉक कह दिया जाता है, मोनेड नॉक, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं कि नवीन जलोढ़ वाला क्षेत्र में भी कुछ मात्रा में ग्रेनाइट आपको दिखाई देता है कहीं ना कहीं, और ये मोनेड नॉक जो है ये कहलाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनकी बात कर ली है। कॉन्सेप्ट भी मैंने कोशिश किया है आपको समझाने की, ज़्यादा डेप्थ में जाने का ज़रूरत है नहीं, इतना अंदर से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।